सर्वनाश के दौरान जीवित रहने के बारे में यह नई कहानी कई अन्य कहानियों की तरह विश्वासघात से शुरू होती है। इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम जांग जियाओयोंग है और अब वह फांसी की स्थिति में है। वस्तुतः वह रक्तपिपासु लाशों से भरे पिंजरे के ठीक ऊपर लटका हुआ है और उसकी पूर्व प्रेमिका हंस रही है और उसे याद दिलाते हुए उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि उसके सभी दोस्त मर चुके हैं। लेकिन उसे चिंता नहीं करनी चाहिए कि जल्द ही उसका निरर्थक जीवन भी खत्म हो जाएगा और वह अपने दोस्तों के साथ यह सोचकर शामिल हो सकता है कि क्या हुआ था। जियाओयोंग यह सब होने देने के लिए खुद को माफ नहीं कर सका। यह सब उसकी गलती थी या बल्कि इस दुष्ट महिला पर भरोसा करना उसकी गलती थी जो एक दुखद मौत की हकदार थी। यही असली खलनायक है। लेकिन उसके लिए हमारे नायक की सभी धमकियां बिल्कुल भी डरावनी नहीं थीं। उसने खुद को एक मजबूत और अमीर प्रेमी पाया और अब उससे निपटने के लिए कहा। इस कचरे के मामले में मोटा आदमी मदद करने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं था और उसने जांग जियाओयोंग को धीरे धीरे यातना देने की पेशकश की ताकि लड़की इस दृश्य का आनंद ले सके और बटन दबाने से पहले अपना गुस्सा बाहर निकाल सके। मोटे आदमी ने मजाकिया अंदाज में अपनी सारी आपूर्ति के लिए जियाओयोंग को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया। वे कुछ महीनों तक आराम से रह सकेंगे। यही बातचीत का अंत था और जियाओयांग सीधे जोम्बी पिंजरे में गिर गए। इन पागल प्राणियों के लिए ताजा मांस पर हमला करने में कोई अंतर नहीं था। केवल एक चीज जो वे इस दुनिया में चाहते थे। बाजे जियाओयोंग केवल दर्द में चिल्ला सकता था और सपना देख रहा था कि अगर उसे अपना जीवन फिर से जीने का दूसरा मौका मिला तो वह अपनी पूर्व प्रेमिका क्विज जिंग और फैटी ली शुआंग को उनके किए के लिए भुगतान करेगा। लेकिन अचानक ऐसा हुआ जैसे कि जियाओयोंग जाग गया और क्विज जिंग की घृणित आवाज सुनी जो स्पष्टीकरण की मांग कर रही थी। वह जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों था कि उसने अभी भी घर के कार्यों पर उसका नाम नहीं लिखा था। क्या वह उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। जियाओयोंग इस बीच अपने होश में आने और महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि क्या था यदि उसका पिछले जन्म में सर्वनाश से पहले पुनर्जन्म हुआ था तो उसे क्विज जिंग द्वारा धोखा दिया गया था। उसने केवल उस विरासत को छीन लिया जो उसके माता पिता ने उसे छोड़ दी थी, बल्कि वह बेघर भी हो गया। बाद में सर्वनाश शुरू हुआ और एक वैश्विक आपदा ने लोगों को बदल दिया। ज़ॉम्बीज़ ने पूरी दुनिया को अराजकता में डाल दिया। लेकिन इस अराजकता के बीच भी जियाओयोंग भ्रमित नहीं हुआ और दोस्तों की मदद से जीवित रहने में कामयाब रहा और कुछ भटकने के बाद इसमें एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया। वे ज़ॉम्बी से डर नहीं सकते थे और अच्छे के लिए धन्यवाद आपूर्ति वे महीनों तक वहां रह सकते थे। तभी चिंग फिर से प्रकट हुई। उसने एक हताश व्यक्ति होने का नाटक किया जो आश्रय की तलाश में था और उसने जियाओयोंग की सहानुभूति फिर से जीत ली। हाँ, यह बेवकूफी थी और उसे खुद इसका एहसास हुआ। अब अगली रात उसने घर के द्वार खोल दिए दुश्मनों के लिए सुरक्षित क्षेत्र जिन्होंने लंबे समय से उन्हें नष्ट करने का सपना देखा था। अब वही गद्दार महिला शांत नहीं हो रही थी और उसने घर के अलावा 4 लाख वाई दुल्हन की कीमत की मांग की थी। अगर वह उससे शादी करना चाहता था तो उसने हमेशा की तरह ही व्यवहार किया। उसे विश्वास था कि जोंग उससे मुग्ध थी। उसकी सुंदरता और उसके सड़े हुए चरित्र को नहीं देख सका। लेकिन इस बार यह अलग होगा। वह इस बुरी चीज को अपने आसपास नहीं आने देगा। हालांकि उसे सावधानी से काम करने की जरूरत है। अत्यधिक आवेगी होने से उसे चोट लग सकती है। अब क्विंग ने उसे क्या करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। उसने मांग की कि अन्यथा शादी रद्द कर दी जाएगी। इस पर जियाओयोंग ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसे आश्वासन दिया कि वह समझता है कि क्विंग को इस तरह के रवैये की आदत नहीं है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसका गुलाम जियाओयोंग कब से इतना मुखर हो गया है। उसने अब उसके नौकर होने के बारे में अपना मन बदल लिया क्योंकि उसे उस कष्टप्रद गद्दार से छुटकारा मिल गया था। वह चारों ओर देख सकता था। सर्वनाश शुरू होने में केवल 1 महीना बचा था और जियाओयोंग को तुरंत तैयारी शुरू करनी थी, अन्यथा बहुत देर हो चुकी होती। बाद में अचानक उसे एक प्राप्त हुआ अधिसूचना जैसे कि किसी प्रकार के खेल में उसे सर्वनाश प्रणाली को सक्रिय करने के बाद एक सिस्टम मिशन प्राप्त हुआ। मिशन का एक बहुत ही सामान्य नाम सर्वनाश तैयारी था। इसे पूरा करने के लिए उसे जमीन के एक टुकड़े की आवश्यकता थी और इसे पूरा करने के लिए आपूर्ति का 1 वर्ष का स्टॉक तैयार करना था जिसे जियाओयोंग प्राप्त कर सकता था। 10 अंक जिन्हें वह सिस्टम स्टोर में पुरस्कारों के बदले बदल सकता है। हमारे हीरो को इस तरह के बोनस से सुखद आश्चर्य हुआ। सिस्टम मिशन और उनके पूरा होने पर पुरस्कार, खुशी के लिए और क्या चाहिए। सिस्टम स्टोर में क्या खरीदा जा सकता है। जियाओयोंग को ज्यादातर पता नहीं था। उदाहरण के लिए शारीरिक शक्ति में सुधार के लिए लूट के बक्से और कुछ औषधियां थीं। लेकिन इन सबके बीच हमारे नायक का ध्यान उसके पेट की बड़बड़ाहट और उचित भोजन की मांग से विचलित हो गया था। जियाओयोंग लगभग भूल गया था कि कैसे अपने पिछले जीवन में वह कंजूसी कर रहा था और क्यू जिंग के लिए एक एक पैसा बचा रहा था। दुल्हन की कीमत के कारण वह कुपोषित हो गया था। अब वह खुद को सीमित नहीं कर रहा था और उसने 1 महीने में फैंसी डिनर देने का फैसला किया। समय के साथ लाशें हर जगह होंगी और जब तक अच्छा भोजन उपलब्ध है उसे कुछ घंटों बाद इसका लाभ उठाना चाहिए। डिलीवरी आ गई। जियाओयांग ने खुद को कभी भी इस तरह के प्रसिद्ध मिशेलिन 3 स्टार टेकवे की अनुमति नहीं दी होगी। इससे पहले कि उसने चखने का फैसला किया कि सर्वनाश के दौरान उसने जो खाया उसके बाद 300 अनब्रेज्ड पोर्क का स्वाद कैसा था। यह दिव्य था और यह सच होने के लिए बहुत अच्छा था कि हमारे हीरो ने ऐसा नहीं किया। वह वहां नहीं रुका और खाने के शौकीन मोड़ में चला गया। उसकी भूख काफी अच्छी थी और जल्द ही उसकी भूख लगभग पूरी हो गई। ठीक इसी समय फोन की घंटी बजी जब शुया को जिंग की दोस्त फोन कर रही थी, जिसका मतलब था कि वह पहले ही अपनी शिकायत कर चुकी थी। जियाओयोंग ने फोन का जवाब दिया और तुरंत इस पर पछतावा हुआ। डब्लू शुया के फोन से तुरंत चिल्लाकर यह बताने की मांग की गई कि उसने को जिंग के साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की। वह सिर्फ उसे अपने प्यार को साबित करना चाहती थी। अगर वह उसे अपनी संपत्ति नहीं दे सकता है तो वह कैसे कह सकता है कि वह उसे वास्तव में प्यार करता है। क्यू जिंग बस उसका थोड़ा सा परीक्षण कर रहा था और वह परीक्षण में असफल हो गया। लेकिन अगर वह माफी के रूप में घर का काम और 10 लाख डब्ल्यू नकद लाता है तो
तो वुया उसे क्यू जिंग को यह समझाने में मदद करने की कोशिश करेगी कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। अगर वह ऐसा नहीं करता है, वह इतने लंबे भाषण के बाद ब्रेकअप की उम्मीद कर सकता है। हमारे नायक का धैर्य खत्म हो गया है। वह क्या सोचती है कि वह उसे इस तरह के रवैये के साथ परखेगी कि उसे बस खो जाना चाहिए। वुया ने फिर भी आपत्ति करने की कोशिश की, लेकिन जियाओयोंग ने कॉल समाप्त कर दी। वह पहले से ही था इन पैसे की भूखी लड़कियों से तंग आकर उसने उनकी परवाह नहीं की। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जमीन का एक उपयुक्त टुकड़ा ढूंढना और खरीदना। वह सबसे मजबूत किले का निर्माण कर सकता था, जिसकी रक्षा करना न केवल आसान होगा बल्कि एक स्रोत के करीब भी होगा। पानी और जंगल की अगली सुबह जब वह रियल एस्टेट एजेंसी में पहुंचा तो एक सलाहकार ने उसका तुरंत स्वागत किया और पूछा कि क्या वह घर किराए पर लेने या खरीदने आया है। रियल एस्टेट बिक्री प्रबंधक उनके पीछे आया और सलाहकार जाइंग को आदेश दिया कि वह जाकर बक्सों को ले जाने में मदद करे। उन्हें आज टॉयलेट पेपर की एक बड़ी खेप मिली। उसने समझाने की कोशिश की कि उसके पास एक ग्राहक था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। प्रबंधक यहूदी ने जियो को नहीं देखा। एक ग्राहक के रूप में युवा होने के नाते उन्होंने अपने अधीनस्थ को वह सब कुछ भूलने के लिए डांटा जो उन्होंने उसे सिखाया था। उन्हें विश्वास दिलाया कि आप बिना भड़के एक रियल एस्टेट एजेंट नहीं बन सकते। उन्होंने उसे पिछवाड़े में काम करने के लिए भेजा और हमारे नायक से कहा कि सस्ते कपड़ों में इतना टूटा हुआ हारा हुआ व्यक्ति शायद शौचालय खरीदने का जोखिम भी नहीं उठा सकता, इसलिए उसे ग्राहक भी नहीं कहा जा सकता। इस अहंकारी रवैये ने हमारे नायक को परेशान कर दिया और वह इस प्रबंधक को सबक सिखाने जा रहा था, जिसकी शुरुआत जियाओयोंग से हुई। उसने उससे जो कहा उसे दोहराने और समझाने की हिम्मत कैसे की। वह दूसरे प्रबंधक को नीची दृष्टि से देखता है। जेई पीछे हटने वाला नहीं था, उसे अपनी ताकत पर भरोसा था। उसने गर्व से घोषणा की कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे नायक की तरह कुत्तों को तुच्छ समझता है। यदि वह अपने लिए कम से कम एक शौचालय खरीद सकता है तो वह लाइव स्ट्रीम पर गंदगी खाएगा। जियाओयोंग पर एक नज़र यह एहसास करने के लिए पर्याप्त थी कि प्रबंधक को जल्द ही अपने शब्दों पर पछतावा होगा, क्योंकि प्रबंधक ने खुद ऐसा कहा था। जियाओयोंग ने उसे सलाह दी कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि उसे बाद में कुछ ताज़ा भाप लेने वाले मिल जाए। आखिरकार हमारा हीरो आज यहाँ किराए पर लेने नहीं आया था या घर बेचें, लेकिन जमीन खरीदे। उसके आसपास के सभी ग्राहक हैरान थे। यह पहली बार था कि उन्होंने किसी को इतना अमीर देखा था कि उस स्थिति में जमीन खरीद सके। मिस चिंग ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया ताकि वह उसे एक विस्तृत परिचय दे सके। प्रबंधक यहूदी ने देखा यह सब दांत पीसने के साथ विश्वास था कि कोई भी बात कर सकता है, लेकिन जब भुगतान की बात आई तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि जियाओयांग एक से निंग का भुगतान करने में सक्षम होगा, बशर्ते हमारे नायक को खरीद के लिए जमीन के सभी टुकड़े उपलब्ध हों। वह उन्हें देख सकता था जबकि वह समझाती थी सब कुछ, लेकिन हमारे नायक के लिए इनमें से कुछ भी आवश्यक नहीं था। वह ठीक से जानता था कि वह क्या चाहता है। जियाओयोंग अपनी आवश्यकताओं को बताने जा रहा था और उसे देखने दे कि क्या उनके पास कुछ उपयुक्त है। जियाओयोंग चाहता था कि जमीन पहाड़ों और पानी के पास हो, अधिमानतः बहते पानी के साथ। यह आदर्श होगा। जमीन पर फैक्ट्रिया या बड़ी इमारतें होने के लिए कुछ उपयुक्त शेडिंग खोजने के लिए थोड़ा समय चाहिए था, लेकिन तभी मैनेजर यहूदी फिर से पीछे से आया। उसे पीछे से आने का शौक लग रहा था। उसने सोचा कि जमीन का वह टुकड़ा जो सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है स्थित है पूर्वी जिले में। जाइंग ने सोचा कि यह एक बुरा विचार था। वह स्थान टी शहर की भूमि थी, वहां कई अधूरे कारखाने थे और वहां लंबित परियोजनाएं थीं। ऐसी संपत्ति ग्राहकों को नहीं बेची जा सकती थी। प्रबंधक यहूदी ने ऐसा नहीं सोचा था, इसलिए उसने अभी भी कोई नहीं देखा था। यह ग्राहक है और उनकी राय में इतनी ऊंची मांगों वाला यह हारे हुए व्यक्ति यह जमीन खरीदने के लिए नहीं बल्कि परेशानी पैदा करने के लिए आया था। जियाओयोंग को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी कि जमीन कहाँ स्थित है, जब तक कि यह उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। अधूरी फैक्ट्रियां भी कोई समस्या नहीं थीं। इसके विपरीत एक लाभ यह है कि विवरणों को देखने के बाद हमारे नायक ने फैसला किया कि यह वही है जो उसे कंटीले तारों से चाहिए था। इस जगह की रक्षा करना आसान होगा और अधूरी फैक्ट्रियों के निर्माण पर बहुत सारा पैसा और समय बचेगा, इसलिए वह इस जमीन को खरीदने के लिए सहमत हो गया। अब अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और खरीद के लिए भुगतान करने के लिए तैयार थी। शेंग हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सही दिमाग वाला कोई व्यक्ति अधूरी फैक्ट्रियों वाली इस जमीन को खरीदने जा रहा था, लेकिन फिर भी जियाओयोंग दृढ़ रहा और यहाँ तक कि उसे इसे जल्दी करने के लिए भी कहा, क्योंकि कोई था यहाँ ताजा मल खाने के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता था। प्रबंधक यहूदी ने अपने हाथों में चेक पकड़ लिया और विश्वास नहीं कर सका कि यह संभव है कि यह रागमफिन 3 लाख का भुगतान करने में सक्षम था, जबकि परित्यक्त कारखानों वाली भूमि के लिए यह सिर्फ उसके लिए पागलपन था। जियाओयोंग ने उसे याद दिलाया उसके जाने से पहले उसने भुगतान कर दिया था और अब प्रदर्शन करने की उसकी बारी थी। जबकि यहूदी इस प्रक्रिया का आनंद ले रहा था, जियाओयोंग उसे सुपर चैट में एक दान भेजेगा ताकि वह इतना नाराज न हो। अन्य ग्राहकों ने वसा प्रबंधक को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जल्दी करे क्योंकि उन्होंने पहले ही स्ट्रीम शुरू कर दी थी। एक का पेट खराब था जो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने वादा किया कि यह कम से कम ताज़ा होगा। इस प्रकार जियाओयोंग ने सिस्टम कार्य का पहला चरण पूरा कर लिया था। अब दूसरे चरण पर जाने का समय था। एक शिया युवा ने जमीन खरीदने के लिए सारा पैसा खर्च कर दिया था और अब उसे यह पता लगाने की जरूरत थी कि आपूर्ति जमा करने के लिए पैसे कैसे जुटाए जाएं। जब वह रियल एस्टेट एजेंसी छोड़ रहा था तो उसे एक पुराने परिचित ली शुआंग ने पहचान लिया और उसने तुरंत सोचा कि हमारा हीरो क्या है यहाँ कर रहा था। हालांकि ये सभी सवाल उसके दिमाग से उड़ गए जब उसने देखा कि कर्मचारियों के अंदर क्या चल रहा था और ग्राहक मैनेजर यहूदी को अपना वादा निभाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जबकि वह सख्त मदद मांग रहा था और वह कितना भी मल खाना नहीं चाहता था। इस बीच क्विज़जिंग अपने नाखूनों को रंग रही थी और बेफिक्र होकर जीवन का आनंद ले रही थी। उसे लियोंग से फोन आया और पूछा कि क्या वह जानती है
कि जियाओयोंग रियल एस्टेट कंपनी में जमीन खरीदने के लिए आया था। बेशक वह नहीं जानती थी और यह देखकर हैरान थी कि उसे इतना कुछ कहां से मिला। लूट से पैसे चोंग ने स्पष्ट किया कि जियाओयोंग ने संभवतः दुल्हन की कीमत के लिए 3 लाख का भुगतान किया था, जिसे उसने बचाया था। अब वह बस गुस्से में थी कि उस कमीने ने उसके पैसे का उपयोग करने की हिम्मत की। ल्यूच चोंग ने उसे शांत होने और पागल न होने की सलाह दी, बल्कि जियाओयोंग को ढूंढने और उससे पूछने की सलाह दी क्या हो रहा था। लेकिन वह गुस्से से अंधी हो गई थी। वह उससे कुछ भी नहीं पूछने वाली थी। वह उसके पैसे का उपयोग कर रहा था और वह आज उसे बेनकाब करने जा रही थी। इस बीच हमारे नायक की अपनी चिंताएं थीं। आपूर्ति खरीदना और आधार बनाना आवश्यक था। बहुत सारे पैसे मिले। उसके सभी शांतिपूर्ण विचार दरवाजे पर एक उन्मत्त दस्तक से बाधित हो गए। वह अपनी बहन के साथ कुजिंग थी। वह अभी भी गुस्से में थी कि उसने उसके पैसे खर्च करने की हिम्मत की। जियाओयोंग अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि वह किस बारे में बात कर रही थी। दूसरी ओर उसने जारी रखा क्योंकि उसने उसे बेनकाब करने के बारे में सोचा था कि उसने दुल्हन की कीमत के पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया था। वह पैसा उसका था और चूंकि उसने इसके साथ जमीन खरीदी थी, यह भी उसके जियाओयोंग का था। उसे यह भी पता नहीं था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है। पागल महिला का दावा। आखिरकार उसने उसे चीजें इस तरह से समझाने का फैसला किया कि उसके जैसा मूर्ख भी समझ जाएगा कि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वह उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। इसके अलावा वह लियोंग क्विंग के साथ उसके संबंधों के बारे में जानता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा था और वह उसके बारे में कैसे जानता था। उसकी बहन लियोंग ने यह देखकर कि चीजें कहां जा रही थीं, सभी को शांत होने और जोड़े के बीच इस छोटी सी गलतफहमी को सुलझाने का सुझाव दिया। लेकिन जियाओयोंग इन दोनों पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करने वाला था। यहाँ कोई गलतफहमी नहीं है कि क्विंग उसकी प्रेमिका नहीं है, बल्कि उस बूढ़े फैटी लियोंग का दयनीय डोरमैट है। जिसके ठीक बाद उसने उसके चेहरे पर दरवाजा पटक दिया और उससे कहा कि वह दफा हो जाए। उसे पहले से ही देखकर उसे गुस्सा आ रहा है। क्विंग अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि कैसे वह जानता था कि वह और लियोंग हमेशा कमरे किराए पर लेते समय बहुत सावधान रहते थे। उसकी बहन को भी उनके बारे में पता नहीं था और उसे समझ नहीं आता था कि उसकी बहन ने उसके साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहले से साझा क्यों नहीं की। क्या वह वास्तव में उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को डेट कर रही है? क्विंग आश्वासन दिया कि इसमें कुछ भी गंभीर नहीं है। उन्होंने कई बार ऐसे अनियंत्रित स्थिति में कमरे किराए पर लिए थे। उनके पास घर जाने और एक नई योजना के साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे बस इतना ही कर सकते थे क्योंकि उसकी बहन ने खुद जियाओयोंग वुया के साथ पंगा ले लिया था। अब वह पीछे नहीं हटना चाहता था और जियाओयोंग को आकर्षित करना चाहता था। आखिरकार वे अच्छी बहनें हैं। अगले दिन जियाओयोंग एक निर्माण दल के साथ उसकी भूमि पर पहुंचा। वह एक फैक्ट्री का पुनर्निर्माण करना चाहता था और वह सोच रहा था कि विस्तृत विश्लेषण के बाद इसमें कितना समय लगेगा। फोरमैन ली ने संक्षेप में बताया कि दीवारों को मजबूत करना, सुरक्षात्मक टॉवर बनाना, टेक्सास में कांटेदार तार स्थापित करना, स्टील के बख्तरबंद दरवाजे को मोटा करना और बुलेट प्रूफ ग्लास जोड़ना सभी समय लेने वाली प्रक्रियाएं थीं। लेकिन वह एक अतिरिक्त प्रश्न में रुचि रखते थे कि किस प्रकार की शक्ति ने हमारे नायक को नाराज कर दिया था कि उसे ऐसा किला बनाने की आवश्यकता पड़ी। जियाओयोंग ने उसे बहुत अधिक न पूछने की सलाह दी क्योंकि बहुत अधिक जानने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। हमारा हीरो सिर्फ यह जानना चाहता था कि 1 महीने में निर्माण पूरा करने में कितना खर्च आएगा। फोरमैन ने उसे आश्वासन दिया कि यह 1 महीने में पूरा नहीं किया जा सकता है। उस मामले में जियाओयोंग कई लोगों को जानता था जो ऐसा करने को तैयार थे। इसके बजाय फोरमैन ने उत्तर दिया कि श्रमिकों का जीवन और कल्याण अधिक मूल्यवान था। इससे हमारे नायक को आश्चर्य हुआ कि वह पहली बार फोरमैन से विवेक के साथ मिला था, लेकिन यह पता चला कि वह गलत था। इसका मतलब यह था जियाओयोंग ने उससे बिना देर किए कीमत बताने के लिए कहा। फोरमैन ली ने गणना की कि यदि उन्हें 1 महीने में परियोजना पूरी करनी है तो श्रमिकों को 24 घंटे काम करना होगा, इसलिए लागत 6 अंकों की होगी। कीमत 20 मिलियन थी और वे निर्माण शुरू करने से पहले 5 मिलियन की जमा राशि प्राप्त करना चाहते थे ताकि वे तुरंत काम शुरू कर सके। लेकिन यह विकल्प हमारे नायक के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। वह चाहते थे कि वे तुरंत काम शुरू करें और वह स्थानांतरित कर देंगे। निर्माण कंपनी को 1 सप्ताह के भीतर उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं थी। निर्माण कंपनी को चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि वह भुगतान नहीं करेगा। यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो वह जमीन उनकी हो जाएगी। अचानक जब शुया निर्माण स्थल पर दिखाई दी तो उसने निडरता से उसकी बाह पकड़ ली और उससे पूछा कि वह क्या है यहाँ कर रहे सी। यांग पहले से ही अपने पिछले जीवन में इस सड़ी हुई महिला से तंग आ चुके थे। उसने क्विज जिंग के साथ मिलकर उसे अपने माता पिता की विरासत से बाहर कर दिया था और इस बार वह उसे दोगुना भुगतान करने को तैयार था। उसके सभी प्रयास बेकार थे। चाहे कितना भी हो उसने एक अच्छी लड़की की तरह अभिनय करने की कोशिश की। वह उसका सड़ा हुआ स्वभाव देख सकता था। उसने पूछा कि क्या यह वह जमीन है जिसे उसने खरीदा था। यह बहुत सुंदर दृश्य है और जियाओयोंग शायद यही एक विला बनाना चाहता है, लेकिन वह यहाँ जो कुछ भी बनाता है उसे देखना उसका काम नहीं है। इस रवैये से वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। वह हारा हुआ व्यक्ति कब से इतना अजीब व्यवहार कर रहा है। आमतौर पर उसकी बाह पर उसका स्पर्श ही उसे शर्माने के लिए काफी होता था और उसका दिल धड़कने लगता था, लेकिन आज इनमें से कुछ भी काम नहीं आया, बल्कि उसने उदासीनता से मुंह फेर लिया। वह और निर्माण श्रमिकों को यह निर्देश देने गई कि वे क्या गलत कर रहे हैं और गेट को चौड़ा करने की जरूरत है। जब शुया इतना सुनहरा मौका नहीं चूक सकती थी क्योंकि कुजिंग ने अपनी धोखाधड़ी से सब कुछ बर्बाद कर दिया था, उसे स्थानांतरित कर देना चाहिए और यह जमीन चली जाएगी। उसकी हो जाओ। जियाओयोंग घर लौट आई और सोच रही थी कि घर को बैंक में गिरवी रखने के बाद उसे और अधिक पैसे कैसे मिल सकते हैं। उसे केवल 3 मिलियन का ऋण मिला। यह निर्माण के पहले चरण की लागत को कवर करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। हालांकि अगर आपने सोचा था इसके बारे में इस तरह से सर्वनाश अपरिहार्य था और अगर उसने कुछ लोगों को घर बेच दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
यह कुछ ऐसा था जिसे समय पर निपटने की जरूरत थी। दरवाजे पर एक दस्तक हुई। यह बहुत परेशान करने वाला बूढ़ा आदमी था। पड़ोसी, वह नीचे रहता था और उसका नाम दादाजी ली था। वह एक अमीर बूढ़ा आदमी था। उसके पास पहली और दूसरी मंजिल पर अपार्टमेंट थे और वह तीसरी मंजिल भी खरीदना चाहता था, लेकिन जियाओयोंग इसे बेचने के लिए सहमत नहीं था। इसलिए यह बूढ़ा आदमी यह सब कर रहा था। तरह तरह की गंदी चीजें, दरवाजों को रंगना, कचरा फैलाना, ताबूत लाना और दरवाजों पर ताला लगाना। वह हर तरह की गंदी हरकतें कर रहा है और अब वह शिकायत करने आया है कि जियाओयोंग ने कल रात यहाँ एक पार्टी करके शोर मचाया था। निश्चित रूप से यह जानबूझकर झूठ बोला गया था। हमारा हीरो कल रात जल्दी सो गया और उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आगे बहस करने का कोई मतलब नहीं था। जियाओयोंग जानता था कि बूढ़ा आदमी उसका घर चाहता था, इसलिए उसने नाटक किया कि वह तंग आ गया है और उसने हार मान ली। अब वह बेचने के लिए तैयार था बूढ़े आदमी को घर। बूढ़े गिजर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जियाओयोंग की एक शर्त थी कि वह अगले 6 महीने तक घर में रहना चाहता था, जब तक कि उसे रहने के लिए एक नई जगह नहीं मिल जाती। लेकिन बूढ़े आदमी को 5 मिलियन अपने खाते में स्थानांतरित करने होंगे अभी। खाता करे ताकि वह नए घर के लिए जमा राशि का भुगतान कर सके। यदि बूढ़ा व्यक्ति इस शर्त से सहमत नहीं है तो वह सौदे के बारे में भूल सकता है। लालची बूढ़ा कमीने उसे हाथ से जाने नहीं दे सकता था और सहमत हो गया, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मांग की। वह जियाओ युवा बाद में अपना मन नहीं बदल सका। यह हमारे नायक के लिए कोई समस्या नहीं थी। वह बूढ़ा कमीना तब भी अपने घर में मर जाएगा जब सर्वनाश शुरू हो गया था। एक बार बूढ़े ली ने बैंक से ऋण के साथ 5 मिलियन संयुक्त राष्ट्र में स्थानांतरित कर दिए थे। जियाओयोंग ने 8 एकत्र किए थे मिलियन। अब दूसरा कार्य पूरा करने और इनाम प्राप्त करने का समय है। सबसे बड़ा सुपरमार्केट इस कार्य के लिए एकदम सही था। जियाओयांग ने आने वाले वर्ष के लिए आपूर्ति पर लगन से स्टॉक करना शुरू कर दिया। उसके आसपास के लोग उसे मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में देखते थे और दूर रहना पसंद करते थे। आखिरकार उसने किराने की गाड़ियों का एक पूरा यूनिट चेकआउट लाइन में खींच लिया। उसके आसपास के लोगों को अभी भी समझ नहीं आया कि वह इतना सामान क्यों खरीद रहा था। वे बस उस पर हंसे जैसे कि वह सिर्फ एक और मूर्ख था जो सर्वनाश और अंत के बारे में अफवाहों पर विश्वास करता था। दुनिया लेकिन उनकी बातचीत का कोई मतलब नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियाओयोंग ने सिस्टम का कार्य पूरा कर लिया था और सिस्टम स्टोर में उपलब्ध सभी विकल्पों में से 10 अंक प्राप्त किए थे। नायक का आपूर्ति बॉक्स 10 अंकों के लायक था और जियाओयोंग ने इसमें संकोच नहीं किया था। इस अवसर का उपयोग करें और इस बॉक्स पर सभी उपलब्ध अंक खर्च करने का निर्णय लिया। खरीदारी सफल रही और उसे यह रहस्यमय बॉक्स मिला। इसे खोलने के बाद उसे एक लेवल 1 स्पेस रिंग प्राप्त हुई, जिसने उसे इस स्पेस के अंदर 500 क्यूबिक एम के अपने स्वयं के सब स्पेस का उपयोग करने की अनुमति दी। समय स्थिर रहा, अंदर की वस्तुओं को खराब न होने दिया। यह एक अविश्वसनीय रूप से सफल लाभ था। एक कारण था कि हमारे नायक को इस बॉक्स के बारे में अच्छा एहसास था। तथ्य यह है कि सबस्पेस के अंदर का समय अभी भी खड़ा था। इसका मतलब था कि वह अंदर ताजा भोजन भी संग्रहित कर सकता था और यह कभी खराब नहीं होगा। नए आइटम के साथ जियाओयोंग को एक नया मिशन भी मिला। इसके पूरा होने के लिए 10 साल का समर्थन 20 अंक प्राप्त करना संभव था, लेकिन अचानक हमारे हीरो को सुपरमार्केट सुरक्षा प्रमुख द्वारा बुलाया गया था। उन्हें खबर मिली थी कि कोई पागल आदमी था परेशानी पैदा करने का पता चला कि वह जियाओयोंग को जानता था। सुरक्षा प्रमुख का नाम यांग ताओ था। वह हमारे नायक के रूप में उसी हाई स्कूल में गया था और वह एक स्थानीय गुंडे का गुलाम था जो कमजोरों को धमकाता था और ताकतवरों से डरता था। अतीत में उसने हाई स्कूल से पैसे वसूले थे। उसके बॉस के लिए छात्र और जियाओयोंग का अक्सर उसके साथ झगड़ा होता था। आज जियाओयोंग को उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। यांगा ने मांग की कि हमारा नायक इन सभी चीजों को वही वापस रख दे जहां से उसने उन्हें प्राप्त किया था, अन्यथा वह उसके प्रति दयालु नहीं होगा। जियाओयोंग ने उत्तर दिया कि वह अभी भी है, नहीं बदला था और अभी भी पूरे सप्ताह बदमाशी कर रहा था। लेकिन हमारा हीरो कुछ भी वापस नहीं करने वाला था। वह यहाँ एक ग्राहक है और वह हमेशा सही होता है। क्या वास्तव में ग्राहकों के साथ इसी तरह व्यवहार किया जाता है? फिर यांगा ने मांग की कि जियाओयोंग अभी वस्तुओं के लिए भुगतान करे, अन्यथा यह क्रूर होने के लिए यह उसकी अपनी गलती होगी। 1 घंटे के बाद सुपरमार्केट के सभी कैशियरों ने अंततः सभी वस्तुओं की कीमत कुल 56,000 की गणना की। जब यांगा ने तुरंत भुगतान करने की मांग की और हमारे नायक ने अपने क्रेडिट कार्ड को सुपरहीरो हथियार के रूप में उपयोग करने में संकोच नहीं किया। लेनदेन सफल रहा और सुरक्षा प्रमुख चौंक गया। वह पीछे मुड़ा और अपनी हार स्वीकार करते हुए जाने वाला था, लेकिन जियाओयोंग ने उसे इंतजार करने का आदेश दिया। यांगा को एहसास नहीं हुआ कि वह क्या कर रहा था, लेकिन यह सरल था। युवा ताओ असभ्य था और अब हमारा हीरो चाहता था सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा वह उन सभी सामानों को वापस कर देगा। सुरक्षा प्रमुख ने सोचा कि वह बहुत दूर चला गया था और केवल परेशानी की तलाश में था। हालांकि आसपास बहुत सारे गवाह थे। उन्होंने सब कुछ देखा और हमारे नायक का पूरा समर्थन किया। उन्होंने सब कुछ वीडियो पर रिकॉर्ड किया और यांग को धमकी दी अगर उसने माफी नहीं मांगी तो ताओ उसे पूरे इंटरनेट पर प्रसिद्ध कर देगा। जियाओंग ने यह भी वादा किया कि अगर माफी काफी ईमानदारी से मांगी गई तो वह यहाँ 10 गुना अधिक सामान खरीदेगा। अगर यांग ताओ को उस पर विश्वास नहीं हुआ तो वह पीओएस मशीन ला सकता है और हमारा नायक उसे अपना संतुलन दिखाएगा। यांगा को उस पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने खाते में 7 मिलियन देखे। जियाओंग ने केवल माफी मांगने की मांग की और फिर वह खरीदारी जारी रखेगा, जबकि सुरक्षा प्रमुख अपने गौरव के साथ संघर्ष कर रहा था। यह लड़ाई अल्पकालिक थी और वह दबाव हार गया बहुत ज्यादा था और उसने हार मान ली और माफी मांगी। पास से गुजरते हुए जियाओयोंग ने उसे भविष्य में इतना विचारहीन न होने की सलाह दी, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि स्थिति कैसे बदल जाएगी। यांगा ने परोपकार का मुखौटा लगाया और पूछा कि हमारा हीरो इतनी सारी चीजें क्यों खरीदता है। कोर्स 1 से यंग ने उत्तर दिया कि यह उसका कोई काम नहीं है, वह एक बड़ी डील की योजना बना रहा था। उस स्थिति में यांग ताओ को पता था कि इस सुपरमार्केट के गोदाम में क्या चीजें पेश करनी है वे पर्याप्त नहीं थीं।
अगर जियाओयोंग एक बड़ी डील करना चाहता था तो उसे एक थोक विक्रेता ढूंढना चाहिए था और उसने वह केवल एक को जानता था क्योंकि वह सुपरमार्केट में काम करता था। वह जंग शेना था, वह वर्तमान में थोक व्यवसाय में था। उसने तुरंत उसे फोन किया और खुशी से उसे बताया कि उसे उसके लिए एक बड़ा ग्राहक मिल गया है। जियाओयोंग को एहसास हुआ कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते हैं और चूंकि ये दो बदमाश अभी भी है एक साथ काम करते हुए वह केवल यह सोच सकता था कि वे सुपरमार्केट से कितनी ठगी कर रहे थे। जल्द ही वे थोक गोदाम में एक साथ पहुंचे। एक महंगी कार उनके पास आई, बल्कि जिस तरह से जंग जेनी ने अहंकारपूर्वक गाड़ी चलाई उससे हमारे नायक को एहसास हुआ कि शायद उसके साथ पहले कभी धोखाधड़ी नहीं हुई थी और यह तय करने का समय आ गया था कि यह पुराने दोस्तों की बैठक थी। हालांकि अभिमानी बॉस ने हमारे नायक को तुरंत नहीं पहचाना और ताओ को याद दिलाना पड़ा कि वे एक बार मिडिल और हाई स्कूल में एक साथ गए थे। फिर भी शांगजे को यह याद करने में कठिनाई हुई कि कौन था जियावाई। पहले युवा था, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार उसे याद आया कि यह वही लड़का था जिसकी रीढ़ शांगी थी। उसने अपने पूर्व सहपाठी पर एक नजर डाली। उसे सस्ते गैर डिजाइनर कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह लोगों से घृणा करता था। जब वे शांगी नहीं थे तब अमीर होने का दिखावा करने वाले ने पहले ही हमारे नायक के बारे में उसके कपड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया था। उसने तुरंत इस बेवकूफ को इतना बेकार बड़ा ग्राहक लाने और अपना समय बर्बाद करने के लिए सबक सिखाने के लिए टीए की ओर रुख किया, यहाँ तक कि शांगा ने उसे दे भी दिया। अगली बार बेहतर सोचने के लिए गधे पर एक लात। हालांकि ताओ ने यह जानते हुए भी अपनी बात पर कायम रहने की कोशिश की कि जियाओयोंग वास्तव में अमीर था। शांगी इस तरह के विचार की अनुमति भी नहीं दे सकता था कि वह वर्षों से इस व्यवसाय में था और जैसा कि उसने सोचा था कि वह एक बार में बता सकता है, नजर डाले कि कौन अमीर था और कौन जियाओयोंग नहीं था। उसने देखा कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते हैं और शांगी को एक अनपढ़ कहा जो लोगों को तुच्छ समझता है। शांगी ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसे वही दोहराने की मांग की जो उसने अभी कहा था। जियाओयोंग उससे बिल्कुल नहीं डरता था और उसने अपनी बात दोहराई। चेहरा यह है कि वह लोगों को हे दृष्टि से देखता था, लेकिन यह पता चला कि यह वह बात नहीं थी जिसने उसे बिल्कुल भी नाराज किया था, बल्कि तथ्य यह था कि हमारे नायक ने उसे अनपढ़ कहा था। यह वह नहीं था जिसकी जियाओयोंग ने उम्मीद की थी। यह पता चला कि यह कमीना वास्तव में बेशर्म ताओ था जो आसन को देख रहा था। फाइट ने तुरंत हस्तक्षेप किया और हमारे हीरो को सलाह दी कि वह शेनु डोर पॉइंट को न छुए। वह वास्तव में अनपढ़ है, इसलिए उसे इस तरह कहलाए जाने से नफरत है। लेकिन यह कहने के लिए कि ताओ को शेंजी से एक और लात और अपमान मिला, जो गुस्से में था क्योंकि उसे वह करने की अनुमति नहीं थी जो वह चाहता था। हमारे नायक शेंजी की ओर मुड़ते हुए उसने उसे एक शर्त दी कि या तो जियाओयोंग उससे सामान का एक ट्रक खरीद ले या फिर चारों तरफ से रेंग कर वापस आ जाए। हमारा नायक इससे काफी संतुष्ट था। उसने शांगी को आदेश दिया कि वह अपना कॉलर छोड़ दे और बस 1 मिनट में खाता संख्या बताए। उसी क्षण शांग के चेहरे पर क्रोध की अभिव्यक्ति हैरानी में बदल गई। जियाओयोंग ने वास्तव में किसी तरह हमारे नायक के अनुसार अपने खाते में 1 मिलियन स्थानांतरित कर दिया था। यह केवल एक जमा राशि थी। उसकी 5 मिलियन मूल्य का सामान खरीदने की योजना थी। शांगी ने पूछा कि उसे किस तरह के सामान की आवश्यकता है। एकसयंग ने उत्तर दिया कि उसे तेल, चावल, नमक, स्नैक्स और पेय की आवश्यकता है। बस ऐसे उत्पाद डालें जो लंबे समय तक खराब न हो। शांग जी के चेहरे पर एक अदृश्य मुस्कान दिखाई दी। उसे लगभग समाप्त हो चुके भोजन का एक बैच मिला था और यह फिसलने का सही मौका था। भोजन के साथ गोदाम में पहुंचने पर शांगी ने हमारे नायक को मूल थोक मूल्य से 10% की छूट पर संपूर्ण शिपमेंट लेने की पेशकश की। यह प्रस्ताव बहुत अच्छा था। हालांकि जियाओयोंग को एहसास हुआ कि शांग जे उसे भोजन नहीं बेचेगा इतनी सस्ती कीमत। इसलिए सबसे पहले उसने जो करने का फैसला किया वह भोजन की गुणवत्ता की जांच करना था, क्योंकि जियाओयोंग को संदेह था कि यह एक जाल था। हालांकि पैकेजिंग नई लग रही थी। भोजन लगभग समाप्त हो चुका था। शेनी को उम्मीद नहीं थी कि जियाओयोंग उसकी योजना का पता लगाएगा इतनी जल्दी। उसने तुरंत उसे 50% तक की छूट की पेशकश की, लेकिन हमारा हीरो इस 50 लाख के सौदे से संतुष्ट नहीं था। उसका इरादा उच्चतम गुणवत्ता वाला भोजन खरीदने का था। हालांकि उसके पास इस समाप्त हो चुके उत्पाद के लिए भी योजना थी। जोंग ने शांग को बताया कि वह उससे आधी कीमत पर एक्सपायर्ड सामान लेने को तैयार था, लेकिन इस शर्त के साथ कि भुगतान 1 महीने में किया जाएगा। शांगी को हमारे हीरो के शब्दों पर भरोसा नहीं था, लेकिन जियाओयोंग ने जवाब दिया कि वह अपना घर गिरवी रख देगा। शांगी भ्रमित था क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जियाओयोंग को एक्सपायर्ड भोजन की आवश्यकता क्यों थी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि थोड़ी देर के बाद यह एक्सपायर्ड भोजन भी सोने के वजन के बराबर होगा। जियाओयोंग ने विवरण में जाने का इरादा नहीं किया और शांगी से कहा कि वह सामान उसे दाईं ओर पहुंचा दे। पता अचानक किसी ने घर की बिक्री के संबंध में हमारे नायक को फोन किया और शांगे और ताओ को तुरंत अलविदा कह दिया। उसने खरीदार को छोड़ दिया। वह एक बूढ़ा आदमी था जो 4 लाख का अग्रिम भुगतान करने और जियाओयोंग को बाहर जाने के लिए 3 महीने का समय देने के लिए तैयार था। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि इसने हमारे हीरो को थोड़ा सावधान कर दिया। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि वह इतनी जल्दी में क्यों है। उसने जवाब दिया कि उसकी पोती स्कूल बदलने वाली थी और उसे रहने के लिए जगह की जरूरत थी। जियाओयोंग पड़ोस में घर बेचने वाला एकमात्र व्यक्ति था। बूढ़ा आदमी वह इतना ईमानदार था कि उसने जियाओयोंग को सारी जानकारी खुद ही दे दी। हमारे हीरो ने पूछा कि क्या उसे एएफ का डर है कि इस जानकारी के साथ वह कीमत बढ़ा सकता है। बूढ़े व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और घबराहट में उसने हमारे हीरो से विनती करना शुरू कर दिया कि वह ऐसा न करें, क्योंकि यह था उसकी सारी बचत। जियाओयोंग एक बदमाश नहीं था जिसने निर्दोष लोगों की दयालुता का फायदा उठाया। उसने जवाब दिया कि उनका सौदा हो गया था, फिर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। बूढ़ा आदमी अविश्वसनीय रूप से खुश था क्योंकि अब उसकी पोती के पास रहने के लिए जगह थी। वह इतना दयालु और विनम्र था कि उसने अपने काम से ध्यान भटकाने के लिए जियाओयोंग से माफी मांगी, यह महसूस करते हुए कि बूढ़ा व्यक्ति कितना दयालु और ईमानदार था।
हमारे नायक को लगा कि वह और उसकी पोती सर्वनाश में 1 महीने भी नहीं टिक पाएंगे। उस बुरे आदमी को बुलाया जो पहले से ही जा रहा था। उसने उससे उसके बारे में पूछा। थोड़ी देर बाद जियो यंग अपनी जमीन पर पहुंचे जहां काम जोरों पर था। फोरमैन को यह बताने के बाद कि भुगतान जल्द ही स्थानांतरित कर दिया जाएगा, उन्होंने प्रगति के बारे में पूछताछ की क्योंकि यह पता चला कि लगभग 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। सुरक्षा और मोटाई दीवारें और दरवाजे वैसे ही थे जैसे उसने अनुरोध किया था। गोदाम कारखाने पर आधारित था, वहां सब कुछ तैयार था और गोदाम का उपयोग किया जा सकता था। यह बहुत अच्छी खबर थी। जियाओयोंग ने तुरंत शांगी को फोन किया और उसे जल्द ही आपूर्ति लाने के लिए कहा। गोदाम एक प्रलय के दिन की तरह था। जियो योंग के सख्त आदेश के तहत तिजोरी को संसाधनों से भरना शुरू कर दिया गया। शाम तक सब कुछ तैयार हो गया। जैसे ही कर्मचारी चले गए, हमारा नायक अंततः किए गए काम का मूल्यांकन कर सकता था। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो गया था और अब वह उसी समय सांस छोड़ सकता था जब सिस्टम ने भेजा था एक अधिसूचना की उसने कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसके लिए उसे 20 सिस्टम पॉइंट प्राप्त हुए। जब जियाओयोंग ने सिस्टम स्टोर खोला तो उसने देखा कि उसमें जागृत क्षमताओं वाला एक नया बॉक्स था। इसका मतलब था कि वह सर्वनाश शुरू होने से पहले अलौकिक क्षमताएं प्राप्त कर सकता था। जियाओयोंग ने खरीदा बिना कुछ सोचे समझे एक बॉक्स। जब उसने बॉक्स खोला तो उसे माइंड्स आई नामक एक स्तर की क्षमता प्राप्त हुई, जिसकी बदौलत वह लक्ष्य की शत्रुता का पता लगा सका। जियाओयोंग खुश था क्योंकि उसकी राय में यह शुरुआती चरणों में सबसे उपयोगी कौशल में से एक था। सर्वनाश के दौरान सिस्टम नहीं चाहता था कि हमारा नायक आराम करे क्योंकि जल्द ही उसने उसे एक और कार्य भेजा। इस बार उसे बहुत सारे हथियार प्राप्त करने की आवश्यकता थी। जियाओयोंग ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना क्योंकि वह वही करना चाहता था जो वह करना चाहता था। आगामी सर्वनाश के लिए खुद को तैयार करने के लिए नए कार्य के साथ कुछ बंदूकें प्राप्त करने का समय जांग एक्से योंग ने खुद को शहर के सीधी अंडरबेली में पाया, जहां देर रात वेस्ट ब्लैक मार्केट था। वह ग्राहकों की लगातार सौदेबाजी और अप्रिय शोर सुन सकता था और विक्रेता अपने लिए बेहतर सौदे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। हर जगह घोटालेबाज थे। अचानक किसी चीज ने हमारे एमसी का ध्यान आकर्षित किया। उसने अपनी आंख के कोने से कुछ देखा। यह उसका एक परिचित व्यक्ति था। वह व्यक्ति था जिसके साथ कुजिंग पहले सर्वनाश में लिपटा हुआ था। ली शुशीहे आक्रामक रूप से कुछ नकली गहनों की कीमत कम करने की कोशिश कर रहा था, अंततः विक्रेता को सहमत करने के लिए मजबूर कर रहा था। जंग जाओ यांग को आज रात इस आदमी से मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह समझ में आया कि कमीने नकली जेड कंगन के लिए ट्रोल कर रहे होंगे, जो कि विच कुजिंग था। वास्तव में वह इतना मूर्ख था कि कुछ फीट की दूरी पर उसे नकली उपहारों से धोखा दिया गया। अंततः उसे कुछ आशाजनक सामान बेचने वाली एक दुकान मिली। तेज ब्लेड फर्श पर पंक्तिबद्ध थे, हर एक पिछले से भी अधिक घातक था। जैसे ही उसने उन तेज ब्लेडों पर नजर डाली, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी वह तलाश कर रहा था। वह तहखाने के सामने बैठ गया। उसने साहसपूर्वक पूछा कि क्या उन्होंने इस स्टॉल पर कोई ठोस सामान बेचा है। श्री छलावरन, जो एक सैन्य आदमी की तरह लग रहा था, उसके किसी भी गुप्त संदेश से खुश नहीं था। दोस्त ने उस पर एक चाकू शार्पनर फेंक दिया और युवक से कहा कि वह किसी सख्त चीज के लिए खुद ही ब्लेड को पीस ले, जिससे मामला और गंभीर हो गया। उसने टिप्पणी की कि इनमें से कोई भी चाकू इतना सख्त नहीं था कि वह जो तलाश रहा था वह कुछ ज्यादा ही सख्त था। जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कहना चाह रहा था तो मिस्टर कैमो घातक हो गया, गंभीर और पूछा कि क्या वह परेशानी के लिए पूछ रहा है। श्री कैम की जलन उसके फोन अधिसूचना की आवाज से बाधित हुई थी कि उसके सामने 2 लाख यूएन को उसके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। जंग जियाओयोंग ने खगोलीय धनराशि भेजने के बाद रसीद पकड़ रखी थी। स्टॉल पर क्यूआर कोड। यह क्रोधित विक्रेता को शांत करने और यह साबित करने का उनका तरीका था कि वह एक गंभीर खरीदार था। आखिरकार श्री कैमो ने अपने एक आदमी को स्टॉल पर आने और देखने के लिए बुलाया, जबकि वह वास्तविक व्यवसाय को संभाल रहे थे। जंग जाओ योंग के प्रति उनके रवैये ने एक 180 डिग्री मोड़ के रूप में वह विनम्रतापूर्वक युवक को दूसरी इमारत में ले गया क्योंकि बाहर बात करना थोड़ा असुविधाजनक हो सकता था। उन्हें स्टोर के बगल वाली हानिकर इमारत में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं थी। श्री कैमो अब छोटे लक्ष्यों के लिए जियाओ यांग को कुछ घरेलू बंदूकें बेचने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कीमत 2000 वाई थी और बारूद सस्ता होगा। हमारे लड़के ने तुरंत मना कर दिया, जिससे मिस्टर कैम की प्रतिस्पर्धात्मक भावना थोड़ी बढ़ गई। इसलिए उन्होंने 5000 वाई के लिए सक्रिय ड्यूटी हैंडगन के बाद तैयार किए गए कुछ प्रतिकृति रिवाल्वर का भंडाफोड़ किया। आपको 9 मिमी शूटर मिलेगा। गोलियां आपके लिए 5 होंगी। जियाओ यंग के लिए पॉप मुश्किल से केबल स्वीकार कर रहा था, लेकिन उसने 2 लाख का प्रीपेड किया था। इस जंक ने प्रीपेमेंट के उल्लेख से उसकी रुचि को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया। श्री कैमो ने पूछा कि इससे उनका क्या मतलब है। जंग जियाओयोंग ने घोषणा की कि पहले से प्रारंभिक स्थानांतरण सिर्फ एक था। 2 मिलियन डब्ल्यू मूल्य के हथियार के अपने ऑर्डर के लिए 10% पूर्व भुगतान। श्री कैमो इस रहस्यमय खरीदार संबद्धता के बारे में थोड़ा चिंतित हो रहे थे। जियाओयांग ने कुछ बीएस बनाया था कि उनके अधीनस्थ आमतौर पर इस प्रकार की घटिया खरीदारी को कैसे संभालते हैं, लेकिन वह अब यहाँ है और इसकी सराहना नहीं करते हैं। उसकी पहचान के संबंध में अनचाहे प्रश्न, यह महसूस करते हुए कि युवक का मतलब कुछ गंभीर मामला होना चाहिए। श्री कैमो ने मानपूर्वक उससे बस एक क्षण इंतजार करने का आग्रह किया, जबकि वह पागलपन से एक अलग कमरे में भाग रहा था। उसने सुरक्षित रहने के लिए जल्दी से प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया। श्री कैमो ने भी आसपास की जानकारी दी। खिड़की के माध्यम से चारों ओर एक त्वरित नजर डालने के बाद उसने जांग शियाओयोंग की ओर रुख किया और दावा किया कि वह सही व्यक्ति के करीब आया है। उसने फुसफुसाकर कहा कि वह इस मामले को संभाल लेगा। उसे बस एक पते की आवश्यकता थी और वे आधी रात को लेनदेन के साथ आगे बढ़ेंगे। परसों जब तक जंग एक्से यंग हानिकर जगह से बाहर निकलता, तब तक वह नकदी स्वीकार करता था। मिस्टर कैम व्यावहारिक रूप से उसके साथ एक वीआईपी की तरह व्यवहार कर रहा था। जियाओयांग इतना बदकिस्मत था कि वह नाइट मार्केट स्ट्रीट पर वापस आ गया।
जब पहले से परिचित कमीना चल रहा था। लीच चोंग ने ब्लैक मार्केट में इस अप्रत्याशित मुलाकात पर टिप्पणी की। अब यह समझ में आता है कि युवक हाल ही में इतना खर्च क्यों कर रहा है। क्यू जिंग का मामला भी है। उन्होंने माना कि बच्चे ने हाल ही में और अब बहुत अधिक वित्तीय सलाह देखी होगी। वह सब कुछ बेचकर आराम से रहने की कोशिश कर रहा है और एक मोटे कमीने जेंग एक्से के सभी निरर्थक शब्दों से परेशान नहीं है। एक युवा ने सोचा कि अपनी नई अर्जित क्षमता को आजमाना अधिक व्यावहारिक होगा, जिससे उसके दिमाग की आंखें खुल जाएंगी। एक अगोचर आभा ने उसकी निगाहें चमका दी। वह मिस्टर कैमक के सिर के ऊपर एक खुश चेहरे का संकेतक और ली शुआंग के चेहरे पर एक गुस्से वाला संकेतक देख सकता था। यह एक बहुत ही उपयोगी क्षमता थी क्योंकि उसने और अधिक प्रयोग करने की उम्मीद की थी। उसने को जिंग को चकमा देने के लिए नकली और सेकेंड हैंड सामान खरीदने वाले फैत के बारे में बकवास बात की थी। लड़की भी उसकी सेकेंड हैंड बकवास थी, इसलिए यह समझ में आया कि वह केवल इतनी ही सुनने लायक थी, जिसने मोटे कमीनों के संकेतक को और भी क्रोधित कर दिया, क्योंकि उसने विकासशील संघर्ष को देखकर परेशान होकर युवक को शाप दे दिया। मिस्टर कैमो ने कदम रखा और अपने नए बिग से पूछा, मछली का ग्राहक यदि क्रोधित मोटा कमीना शिया योंग को परेशान कर रहा था तो उसने लिउ जोंग को एक दुश्मन के रूप में लेबल किया। संकेत को ध्यान में रखते हुए श्री कैमो ने अपने नए बड़े भाई को आश्वासन दिया कि वह और उसका स्टाफ मोटे कमीने को सबक सिखाएंगे। जियाओयांग इससे शांत था, लेकिन उसने उन्हें याद दिलाया नहीं बहुत दूर जाने के लिए, क्योंकि उसके पास भविष्य में लियू के लिए अन्य योजनाएं थीं। अपने मोटे गधे के पीछे अच्छी तरह से निर्मित ठगों के एक समूह को देखकर वानाबे गैंगस्टर ने अपने शब्दों को लड़खड़ाना शुरू कर दिया और अपना अहंकार खो दिया। श्री कैमो ने कोई और शब्द बर्बाद नहीं किया। कूड़े का टुकड़ा और एक डंडा निकाला। लड़कों ने मोटे पर तुरंत काम किया और उसे अंधेरी सड़क के बीच में पीटा और घायल कर दिया। उसके पूरे चेहरे और उसके सफेद सूट पर जूतों के निशान थे। सभी लातों से उसने केवल इस घटना को सहन किया था। जंग जियाओयोंग के प्रति उसकी अरुचि को और मजबूत कर दिया। 2 दिन बाद रेंडेवस को गोदाम में स्थापित किया गया था और ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष समझौते के लिए समय पर थे। जियाओयांग के सामने ट्रक में संदिग्ध टोकरे भरे हुए थे। यह वही था जो वह अपने बंदूक के आगमन का संकेत देना चाहता था। उनके युद्ध के लिए तैयार कार्य की सफलता ने उन्हें 10 सिस्टम पॉइंट्स के साथ पुरस्कृत किया, जिससे उनकी कुल संख्या 20 हो गई। टोकरे के अंदर भारी आग्नेयास्त्र, राइफल्स, पिस्तौल और प्रत्येक अतिरिक्त उपकरण की आवश्यकता हो सकती है। सिस्टम ने एक बोनस इनाम +2 भी जोड़ा। शारीरिक वृद्धि औषधि। अपने हाथ में सिरिंज पकड़े हुए वह +2 वर्गीकरण के साथ इस बोनस की अप्रत्याशित गिरावट से बहुत खुश था। यह सिस्टम स्टोर में मौजूद किसी की प्रभावकारिता से भी दोगुना था। उसने 1 और सेकंड बर्बाद किए बिना उस सिरिंज को उठाया और अपने लक्ष्य पर निशाना साधा। वह नसों में सुई की एक छोटी सी चुभन की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसके रक्त प्रवाह के माध्यम से प्रवाहित होने वाली ताकत की औषधि एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। एक औसत वयस्क पुरुष के रूप में उसका शारीरिक स्कोर +2 की वृद्धि के साथ लगभग 5 अंक होगा, जो व्यावहारिक रूप से उसके कुल मिलाकर 40% की वृद्धि है। शक्ति। क्योंकि यही मामला है, उसने सिस्टम स्टोर खोलने का संकल्प लिया। उसकी नजर वहां सूचीबद्ध अन्य शारीरिक वृद्धि औषधि पर टिकी हुई थी, जिसमें बरी हुई ताकत के मूल्य का एहसास था, जबकि एक और विशाल सिरिंज पकड़े हुए वह उस लाभ को अधिकतम कर सकता था जो एक और ताकत धोखा देने के बाद मिलेगा। कोर। उसका शारीरिक स्कोर अंततः 8 तक पहुंच गया था। वह व्यावहारिक रूप से एक औसत आदमी की तुलना में 60% अधिक मजबूत था और वह गोदाम के चारों ओर बिखरे हुए कुछ रीले लोहे के सलाखों को देखकर इसका परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। जंग जियाओयोंग के मन में परीक्षण करने का विचार आया। उसने लोहे की सलाखों में से एक को ले लिया। इमारतों को मजबूत करने के लिए उपयोग की जाने वाली उन मोटी छड़ों में से एक से यांग ने इसे हवा में फेंक दिया और जितनी तेजी से और जोर से लात मार सकता था उतनी तेजी से मारने के लिए आगे बढ़ा। उसके हमले ने मोटी छड़ को काफी हद तक मोड़ दिया। छड़ी की गति सीधे पास की दीवार में उड़ गई। जियाओ यांग की किक इतनी शक्तिशाली थी कि उसने अपनी वर्तमान ताकत से लोहे की पट्टी के माध्यम से दीवार में एक अच्छा सेंध लगा दी। उसके नंगे हाथ व्यावहारिक रूप से हथियार है। अब वह शुरुआती सर्वनाश के खिलाफ जाने में सहज होगा। जहां तक उन हथियारों की बात है जो उसने अभी खरीदे थे, उन्हें खुले में रखना एक मूर्खतापूर्ण कदम होगा, इसलिए सुरक्षा के लिए उन्हें स्थानिक रिंग में संग्रहित करना बेहतर होगा। जियाओ यांग ने बस ट्रक की सामग्री पर अपनी जादुई अंगूठी की ओर इशारा किया और अगर सब कुछ आगे बढ़ता है तो वे तुरंत अवशोषित हो जाते हैं। जैसा कि उन्हें याद है, द डे कल सर्वनाश के पहले दिन को चिह्नित करने के बाद उसके पास बाकी सब कुछ करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, जो किसी कारण से किया जाना चाहिए। वह उस बूढ़े व्यक्ति की छवि को नजरअंदाज नहीं कर सका जो मामूली राशि का उपयोग करके अपना घर खरीदने की गुहार लगा रहा था। अपनी पोती के लिए मेहनत की कमाई से जंग जियाओयोंग को पहले सर्वनाश में अनगिनत जीवन और मृत्यु के परिदृश्यों और विश्वासघात से गुजरना पड़ा था, लेकिन दुर्भाग्यशाली लोगों की दुर्दशा को नजरअंदाज करना कभी भी उनकी शैली नहीं थी। हो सकता है कि वह बूढ़े व्यक्ति को कुछ आवश्यक आपूर्ति भेज दें। कम से कम वह उसकी और उसकी पोती के जीवित रहने की संभावनाओं की मदद करने के लिए कुछ कर सकता था। यह जियाओ यांग के सर्वनाश के लिए धन की आपूर्ति के लिए एक प्रकार का पुनर्भुगतान है। अगले ही दिन जंग जियाओंग जीपीएस के बिना एक अलग शहर के एक छायादार हिस्से में एक जर्जर अपार्टमेंट इमारत में चला गया। इस जगह को ढूंढना होगा, यह असंभव था। यह देखना कितना छिपा हुआ और जीर्ण था, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति इतनी सस्ती और पुरानी जगह पर बिना लिफ्ट के किराए पर रह रहा था। यह स्पष्ट था कि वह ठीक नहीं था। उनकी इकाई शीर्ष मंजिल पर भी थी और दरवाजे तक पहुंच रही थी। जियो यांग ने लापरवाही से दस्तक दी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे अपने भंडारण रिंग से आपूर्ति निकालनी चाहिए, या उसे यह समझाने में कठिनाई होगी कि वे इसके प्रभाव को सक्रिय करने से कहां से आए। आवश्यक आपूर्ति के बक्से एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। उस समय हॉलवे भर गया था। बूढ़ा आदमी दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और तुरंत मान लिया कि यह मकान मालिक है, जो अगले सप्ताह किराया देने का वादा कर रहा है।
जब उसने युवक को अच्छी तरह से देखा तो उसे पता चला कि वह मिस्टर जेंग था। उसके साथ बक्से सीढ़ियों से होते हुए गलियारे में रखे हुए थे। इससे बूढ़ा आदमी और भी भ्रमित हो गया। जियाओयांग ने सौदे के बारे में बाद में समझाने का वादा किया। उन्हें इन बक्सों को पड़ोसियों के देखने से पहले अंदर ले जाना था। कुछ मिनटों के उठाने के बाद जो ज्यादातर जियाओयांग द्वारा किया गया था, वे सब कुछ अंदर लाने में कामयाब रहे। बूढ़ा व्यक्ति इस बात से प्रभावित हुआ, युवक थका हुआ भी नहीं लग रहा था। इस बीच जियाओयांग सिर्फ कमरे का सर्वेक्षण कर रहा था और विश्लेषण कर रहा था कि क्या यह एक उपयुक्त आपातकालीन आश्रय होगा, और यह सामने का दरवाजा था जो काफी ठोस था। उसने बूढ़े व्यक्ति से आग्रह किया कि वह ध्यान से सुने कि वह क्या करने वाला है। कहते हैं कि उन्होंने समझाया कि आपूर्ति का उपयोग बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें कल से शुरू होने वाले लगभग आधे साल तक चलना चाहिए। जैसे ही वह अधिक विस्तार में जाने वाले थे, जियाओयांग को कमरे में प्रदर्शित एक तस्वीर द्वारा आश्चर्यचकित किया गया। बूढ़ा आदमी अभी भी उलझन में था। फोटो में गर्वित बूढ़ा आदमी और उसकी खूबसूरत पोती थी। जियाओयांग को बहुत आश्चर्य हुआ। फोटो में लड़की उसकी एक करीबी दोस्त थी जो पहले सर्वनाश शान के दौरान थी। उसने तुरंत बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि क्या फोटो में लड़की का नाम एम शान है। इसने बूढ़े व्यक्ति को और भी भ्रमित कर दिया, क्योंकि जियाओयांग की अभिव्यक्ति खराब होने से पहले उसने कभी भी उस युवक को उसका नाम नहीं बताया था। और उसने जल्दी से बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि लड़की कहाँ थी। वह अभी भी स्कूल में थी जब वे स्थानांतरण कागजी कार्रवाई की व्यवस्था कर रहे थे। तो युवक कर सकता था। अभी भी याद है जब शान ने पहले सर्वनाश के शुरुआती दिनों में अपने दादाजी को बर्बाद करने के बारे में खेद व्यक्त किया था। जहां तक उसे याद था कि शान के दादाजी उसे बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल देंगे। बूढ़ा आदमी बहादुरी से उसके जोम्बी से प्रभावित स्कूल में घुस गया था। विनाशकारी समय रेखा, वह उसे बचाने का प्रबंधन करेगा, लेकिन अपने पिछले जीवन में एक करीबी सहायता होने की प्रक्रिया में मर जाएगा। जियाओयांग ने शान को उस तरह का दर्द कभी नहीं होने देने का संकल्प लिया। फिर से वह बूढ़े आदमी के पास गया और घोषणा की कि घर यह अब बिक्री के लिए है। मासूम दादाजी यह सोचकर घबरा गए कि श्री जेंग सौदे से पीछे हट रहे हैं, लेकिन जियाओयांग ने उन्हें निगलने के लिए एक कठिन गोली दी। कल दुनिया एक नरक में बदल जाएगी। शान के स्कूल में घर अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। उसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। इस अचानक घोषणा ने बूढ़े व्यक्ति को और भी भ्रमित कर दिया। जियाओयांग इतनी जल्दी में था कि वह सर्वनाश की अविश्वसनीयता को समझने में विफल रहा। यह समझाना मुश्किल था कि क्या होने वाला था एक बूढ़े आदमी के लिए। इसलिए उन्होंने एक बूढ़े सिर के लिए एक अधिक समझने योग्य शब्द का इस्तेमाल किया और बूढ़े आदमी से आग्रह किया कि वह कल्पना करे कि अकाल के दौरान जीवन कितना दुखद और भयानक था। यह निश्चित रूप से डरावना लग रहा था, लेकिन शांति के समय में अकाल नहीं पड़ सकता था। यह समझते हुए कि कोई शब्द नहीं हो सकते, बूढ़े आदमी को उस पर भरोसा करने के लिए मना लिया। जंग शियाओयांग ने दिखावा किया, मत बताओ का तरीका अपनाया। उसने एक ही पल में सभी आपूर्ति बक्सों को वापस अपने भंडारण रिंग में डाल दिया। उसने कमरे में बाकी सभी चीजों को भी शामिल कर लिया। जब तक उसका काम पूरा हुआ, बूढ़ा आदमी था। एक खाली विशाल कमरे को देखकर जादू के अलावा इसका वर्णन करने के लिए कोई अन्य शब्द नहीं था। जोंग एक से यांग ने घोषणा की कि उसके पास महाशक्तियां हैं और वह भविष्य देख सकता है, जीवित रहने और शान को बचाने के लिए बूढ़े व्यक्ति को अपने अगले कदम के लिए उसकी हर बात सुनने की जरूरत थी। लड़की को उस स्कूल से कार की सवारी पर ले जाना था जहां शान था। बूढ़े व्यक्ति का मुंह अभी भी खुला हुआ था। उसकी आंखें अविश्वसनीय युवा व्यक्ति पर टिकी हुई थीं। जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचने के लिए जियाओयांग पागलों की तरह चला गया। यातायात कानून केवल वाहन से बाहर चलने के सुझाव थे। उन्हें शान को खोजने की जरूरत थी। वह विभाग की इमारतों में से एक के सामने जहां भी थी, कुछ अन्य छात्रों से घिरी एक युवा महिला थी। वह कोई और नहीं बल्कि शानन थी। अभी कुछ रूढ़िवादी चुड़ैल थप्पड़ मार रही थी उसके चेहरे पर, इसलिए क्योंकि कुछ लड़के उसे अपमानजनक नजरों से पसंद करते थे। शानन ने जोर देकर कहा कि वह उस संकी के साथ भी नहीं रहना चाहती थी और उसे उस शैतान का ध्यान आकर्षित करना पसंद था। एक और चुड़ैल ने आकर उसके पेट में लात मारी क्योंकि उसने वापस बात करने की हिम्मत की थी। शान को उसकी सुंदरता के कारण जो सारा ध्यान मिल रहा था, उस पर ईर्ष्या के कारण दो चुड़ैलों ने बारी बारी से उसकी पिटाई की। स्थिति तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अपनी पोती को ऐसी दिल दहला देने वाली स्थिति में देखने के बाद बूढ़े व्यक्ति की आवाज से बाधित हो गई। वे चुड़ैलें बदल गई। उनका ध्यान दादाजी की ओर अपनी बहुमूल्य पोती की ओर दौड़ने पर गया। उन्होंने अनियंत्रित युवा महिलाओं पर चिल्लाया कि वे शानन के साथ क्या कर रहे थे और उन्हें लड़की को जाने देने के लिए कहा। तभी कुछ बदसूरत थग उसके रास्ते में खड़े हो गए और बूढ़े व्यक्ति को पीछे हटने और जाने देने के लिए कहा। लड़कियां बिना किसी रुकावट के अपना काम निपटाती है, जानबूझकर अपने कुंद हथियार और ब्लेड दिखाती है। बूढ़े आदमी ने उन पर आरोप लगाने में संकोच नहीं किया, यहां तक कि जब लड़कों को व्यवहारहीन गुंडों के लिए चाकू से धमकाया गया तो उनमें से एक ने अपना स्टील का बल्ला उठाकर बूढ़े आदमी पर निशाना साधा। सर, अगर बल्ला लग जाता तो काफी गंभीर कठिनाई होती, लेकिन जियाओयांग ने समय पर कदम उठाने का फैसला किया और धमकाने वाले हमले को रोक दिया। उसने यंग के स्थान की बर्बादी को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे यंग गन्स अभी भी थक बनना सीख रहे थे। अन्य दो ने अपनी जगह बदल ली। जियाओयांग पर ध्यान दें। उन्होंने सोचा कि वह शान का बड़ा भाई था या कुछ आसान लक्ष्य था। फिर भी स्टील के बल्ले को पकड़ने वाले धमकाने वाले हाथ नहीं हिले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना संघर्ष किया। और फिर जियाओयांग ने उसे सौर जाल पर एक ठोस किक खाने के लिए मजबूर किया। बेचारा ठग ऐसे हवा में उड़ गया जैसे उस पर तोप से हमला किया गया हो। पहले ठग के भाग्य को देखकर बाकी दोनों एक पल के लिए झिझक गए। इसे देखकर जियाओयांग युद्ध में प्रशिक्षित लग रहा था। शायद अगर वे उस पर दोगुने के रूप में जाते, टीम में वे छुपकर हमला कर सकते थे। लेकिन ठंड और जियाओयांग की गन्नात्मक चमक को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि दो ठग सामने की ओर चाकू लिए हुए थे और दूसरा पीछे की ओर बल्ला लिए हुए था।
यह सबसे अच्छी योजना थी। दो वानाबे थग एक चाल चलने के लिए पहले एक को पका सकते थे। वह फ्लैंक से एक था जो आने वाले हमले को भांपते हुए फुल बैट स्विंग कर रहा था। जियो यांग को स्विफ्ट ने आसानी से चकमा दे दिया था। उसका नया शरीर उन औषधियों को लेने और उसे बढ़ाने के बाद पहले से ही उपयोगी साबित हो रहा था। शारीरिक क्षमताएं, उसकी प्रतिक्रिया की गति और भी बढ़ गई थी। उसने उस ठग को पकड़ लिया जिसने उसके सिर पर वार करने की कोशिश की थी और उसे कॉलर से खींच लिया था, जैसे कि जियाओ अपनी न्यू फाउंड ताकत के साथ एक बुरे व्यवहार वाले बच्चे को पकड़ रहा था। उस कमीने को ठंडी कठोर जमीन पर पटकना आसान था। धमकाने वाले को बेहोश करने के लिए बस एक ही झटके की जरूरत थी। लड़के ने अपना सिर कंक्रीट या किसी चीज पर मारा होगा। मौका पाकर बचा हुआ बदमाश हाथ में चाकू लेकर बिना पलक झपकाए दौड़ पड़ा। जोम्बी सर्वनाश के अनुग्वी ने हथियार को पुनर्निर्देशित किया और अपनी अटल आंखों से सुनहरे बदमाश को घूरते रहे। जियाओयांग ने एक और किक के लिए अपने पैर को भड़काने के दौरान आंखों का संपर्क भी नहीं तोड़ा। इस बार उसने बचे हुए ठग को पैर की तरफ से लात मारी। बल इतना शक्तिशाली था कि इसने बदमाश को मोड़ने पर मजबूर कर दिया। अतिरिक्त क्षति के लिए आमलेट गिरावट अंतः ब्लोंडी के चेहरे पर कुछ ही सेकंड में फर्श पर काफी जोर से टकराने के साथ समाप्त हो गई। वानाब ठगों को उचित रूप से निपटाया गया। उसके सामने केवल बाधाएं शेष थीं। वे बिल्ली चुड़ैलें थीं जो बिना किसी अच्छे कारण के शान को परेशान कर रही थीं। आप इसके बाद देखे पहले भीषण सर्वनाश से गुजरते हुए जोंग शियाओयोंग अब समान अधिकार समान लड़ाई का समर्थक है। इसलिए उसने उस धमकाने वाली चुड़ैल के चेहरे पर तमाचा मारा। उसे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। उस थप्पड़ के पीछे की ताकत काफी गंभीर थी। इससे वह कांप उठी और उसका गाल लाल हो गया। जहां तक दूसरे बदमाश की बात है, क्योंकि उसे शानजान के बाल खींचना इतना पसंद था कि जियाओयोंग ने डायन को अपनी ही दवा का स्वाद चखाया। उसने उसे जाने नहीं दिया। भले ही उसने जानलेवा नजरों से कितनी भी विनती की, उसने वह चाकू निकाल लिया जो उसे ब्लोंडी से मिला था और उसे लड़की की गर्दन पर रख दिया, इस डर से कि वह क्या कर सकता है। चुड़ैल डरी हुई थी और आसपास के हर दर्शक की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने एक जोरदार प्रहार और कान भेदने वाली चीख सुनी। जियाओयोंग ने पहले सर्वनाश में एक आंख भी नहीं झपकाई। उसने बहुत सारी चीजें की जीवित रहने की खातिर और वे प्रवृत्तियां उसके साथ बनी हुई है। महिलाएं उसके द्वारा किए गए परिणाम को भयभीत होकर देख रही थीं। मिस बुली अपने घुटनों पर गिर गई। प्रतीत होता है कि वह बेजान और शक्तिहीन थी। चिंता न करें, आरएमसी उतना क्रूर नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। बस धमकाने वाले को थोड़ा सा बाल काट दिया और उसे सबके सामने अपमानित किया। फिर भी उसने अपना सबक नहीं सीखा। चुड़ैल ने चिल्लाते हुए कहा कि वह जियोयोंग को इस तरह से गंदा करने के बाद उसे दूर नहीं जाने देगी, जबकि उसने उसकी खोखली धमकियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके दयनीय स्वने को घूरते हुए उसने अधिकतम अनादर के लिए उसके सिर के ऊपर बालों की लटों को छिड़क दिया। उसने ऐसा यह कहते हुए किया कि उसने उस पर एक एहसान किया है, क्योंकि निकट भविष्य में लंबे बाल केवल एक बोझ होंगे। हर कोई उसकी रहस्यमयता से भ्रमित था। शब्द लेकिन उसने उन्हें आश्वासन दिया कि छोटे बाल रखने से आने वाले दिनों में धमकाने वाले की जान बच सकती है। जियाओंग ने करीबी परिचित के साथ शान की ओर रुख किया और उसे बताया कि उन्हें अब जाना होगा। भले ही वह नहीं जानती थी कि फिर भी बुरे व्यक्ति ने अपनी पोती को मना लिया। श्री जेंग की कार में तुरंत बैठने के लिए उसके दादाजी ने उससे कहा कि वह अब स्कूल नहीं आएगी। उसकी आंखों में एक पागलपन भरा भाव था। बूढ़े व्यक्ति ने समझाया कि एक बड़ा अकाल आने वाला है और जीवित रहना उनकी कीमत प्राथमिकता होगी। शानान था। उसने इसे नहीं खरीदा। हालांकि उसने सोचा कि उसके दादाजी उन फर्जी कॉलों में से एक के चक्कर में पड़ गए हैं। जियाओयोंग ने उन दोनों को झगड़ते हुए देखा। जब युवती चिंतित थी कि उसके दादाजी को कुछ नकदी के लिए धोखा दिया गया था, युवक शान को सुरक्षित रूप से वादा करते हुए देखकर खुश था। इस नए जीवन में उसे सुरक्षित रखें। यह देखकर कि उसके दादाजी के शब्दों का कोई असर नहीं हुआ, उसने स्वीकार किया कि इस कथित अकाल के बारे में जानकारी उससे मिली थी। इसके बारे में सोचने के लिए उसे यह भी नहीं पता था कि यह लड़का उन हे कौन ले जा रहा है। भगवान जाने कहा। सांग जियाओयोंग ने अपना परिचय ठीक से दिया और शान को उसे भाई जियाओयोंग कहने दिया। उसने उसे स्कूल में कमीनों के खिलाफ खड़े होने के लिए धन्यवाद दिया और उसने उसे आश्वासन दिया कि उन लोगों के पास ज्यादा दिन जीवित नहीं बचेंगे। अब वह उत्सुक थी कि क्या वास्तव में अकाल आने वाला है। अचानक उसने अंततः यह मान लिया कि उसने अकाल की कहानी इसलिए बनाई ताकि बुरे व्यक्ति के लिए यह समझना आसान हो जाए कि आधुनिक शांतिपूर्ण समय में अकाल असंभव होगा। इसलिए उसने स्पष्ट कर दिया कि अगले कुछ दिनों में वास्तव में जो आने वाला है वह सर्वनाश है, आधुनिक सभ्यता का अंत। जैसा कि वे जानते हैं कि यह सुनकर किसी को भी पागलपन महसूस होगा। यह इस तरह की घोषणा पर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। घड़ी को देखते हुए जियाओयोंग ने माना कि अंत के शुरुआती संकेतों को देखने के लिए समाचार और इंटरनेट की जांच करने का समय आ गया है। कई बार वह अपना फोन निकालती और समाचार देखती। सामने और बीच में एक व्यक्ति का कुछ बहुत ही अशुभ एंड ऑफ डे का पाठ करते हुए एक वीडियो दिखाई देता। यह एक व्यक्ति था जिसे भीड़ भरे रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया जा रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि यह रेबीज था और वह व्यक्ति काट रहा था। अन्य लोग लेकिन वह आदमी इतना स्पष्टवादी लग रहा था कि उसने वीडियो में एक अजीब गंध के साथ धुंध के बारे में कुछ गंभीर बातें बताईं। बंदी ने इतनी जोर से पकड़े जाने का विरोध किया कि वह छूट गया और कुत्ते की तरह और लोगों को काट लिया। तब से यह काफी अराजकता थी। जियाओयांग ने कहा और उम्मीद है कि सर्वनाश के शुरुआती संकेत पहले से ही पूरे जोरों पर थे। कल सर्वनाश का आधिकारिक पहला दिन मनाया जाएगा। एक जहरीला धुआं प्रांत भी सहित कई प्रांतों को घेरना शुरू कर देगा। सभी प्रकार के जीवित प्राणी इस अज्ञात धुंध से प्रभावित होंगे। एक ऐसे बिंदु पर आ जाएगा जहां आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने अगले शिकार की तलाश में सड़कों पर घूमने वाले नासमझ लाशों में बदल जाएगा, जबकि दूसरे हिस्से के लिए जो छोटे से जीवित रहता है उन्हें मांस के भूखे उन लाशों की क्रूरता से नहीं बचाया जाएगा। मरने और पीड़ा से मरने वाला पीड़ित उनमें से एक बन जाएगा। शानान नई पीढ़ी का हिस्सा है, इसलिए उसे एक सामान्य विचार होना चाहिए कि ज़ोंबी क्या है।
जैसे उसके पास सामान्य रूप से फिल्मों और पॉप संस्कृति पर आधारित कुछ विचार है, लेकिन यह विश्वास करना कठिन है यह सच में हो रहा है। लेकिन जब अराजकता आधिकारिक तौर पर कल परसों या अगले सप्ताह शुरू होगी तो हर किसी को यह विचार इतना अविश्वसनीय नहीं लगेगा। दुर्भाग्य से वे ट्रैफिक में फंस गए थे। जब मुख्यालय वापस जाने के लिए समय जरूरी था, यह इतना बुरा था कि यहाँ तक कि आपातकालीन लेन को अवरुद्ध कर दिया गया था और उसका बैकअप ले लिया गया था। बूढ़ा आदमी घबराने लगा था क्योंकि श्री जेंग ने अभी लाशों का उल्लेख किया था और अब वे एक स्थिर स्थिति में है। लेकिन जियाओयोंग ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें अभी सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन फिर भी लाशें नहीं होंगी। कुछ दिनों के लिए सब कुछ अपने कब्जे में लेने में सक्षम। आसपास एक छोटे से प्रकोप की संभावना असंभव नहीं होगी, जबकि हर कार बम्पर टू बम्पर थी। एक लग्जरी कार आपातकालीन लेन से तेजी से गुजर रही थी। जब ट्रैफिक थोड़ा बढ़ गया तो लग्जरी कार ने सभी को पार कर लिया। जियाओयोंग को काटने का मौका। कमीना इतनी तेजी से और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था कि जियाओयोंग उससे लगभग टकरा ही गया था। अगर उसने गाड़ी नहीं तोड़ी होती तो वह नाराज हो गया और सही भी था। उस आदमी को टर्न सिग्नल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वह बस एक बेवकूफ की तरह आपातकालीन लेन में कट गया, जिससे वह खतरे में पड़ गया। हर कोई संघर्षपूर्ण महसूस कर रहा था। युवक ने अपने साथ हुए अपमान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने उस कमीने को अपनी लेन में प्रवेश नहीं करने दिया और उसे बंद कर दिया। भले ही उसने जानबूझकर दिखाया कि वह उस कमीने को लग्जरी कार में नहीं जाने दे रहा था, हर किसी को नहीं छोड़ रहा था। उसी ट्रैफिक जाम में फंसने और लापरवाह ड्राइवरों को पास नहीं मिलने के कारण लग्जरी कार एक्साओ की खिड़की के बगल में खड़ी हो गई और कुछ घृणित गालियां बकने लगी। ऐसा लग रहा था कि इस स्थिति में वही परेशान है। बूढ़े व्यक्ति ने सलाह दी कि उन्हें परेशानी से बचना चाहिए। अब चूंकि लापरवाह ड्राइवर अमीर और शक्तिशाली लग रहा था, जियाओयोंग को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि अगर ने बाहर निकलने और परेशानी पैदा करने की कोशिश की तो वह अमीर आदमी के खून से सड़क को रंगने में संकोच नहीं करेगा। वे लगभग 1 साल तक उस ट्रैफिक जाम में फंसे रहे घंटा, लेकिन यह सौभाग्य से साफ हो गया। उनके पिछले हिस्से को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सिरदर्द अभी भी बंद नहीं हुआ था, क्योंकि पिछली लग्जरी कार एक बार फिर से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। यह जानबूझकर उनका पीछा कर रही थी। जियाओयोंग वास्तव में अब अमीर लड़के से नाराज होने लगा था। बस इसे जाने नहीं देंगे, चाहे वह कमीना कोई भी हो। वह निश्चित रूप से एक अभद्र व्यक्ति है जिसने सड़क पर अप्रिय होने के लिए स्वेच्छा से अपना जीवन और वाहन दाव पर लगा दिया। वह पीछे हट रहा था और जानबूझकर उन्हें ताना मार रहा था। यह आपकी पाठ्यपुस्तक रोड रेज का आनंद लेने वाला है। बूढ़े व्यक्ति ने आग्रह किया। मिस्टर जेंग को बस इसे जाने देना चाहिए और आगे अच्छी तरह से संलग्न नहीं होना चाहिए। अतीत के जांग जियाओयोंग ने इस कमीने को फिसलने दिया होगा, लेकिन सर्वनाश कल होने वाला है। उस अमीर आदमी जैसे बदमाशों को अब सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए जियाओयोंग ने इसके साथ खेला। थोड़ी देर के लिए रोड रैगर ने अंतिम सेकंड में कुतिया बनाने वाले लड़के पर दाव लगाया और वह शीर्ष पर आ गया। अमीर लड़का पास की पहाड़ी पर लगभग दुर्घटनाग्रस्त तो हो गया और उसके पास ट्रैफिक से उपयुक्त छोटे बदमाश को इसका श्रेय देने का साहस था। कमीने ने तुरंत ट्रैफिक पुलिस को फोन करके निगरानी फुटेज मांगी। वह जियाओयोंग को ट्रैक करना चाहता था ताकि यह दिखाया जा सके कि शीर्ष पर मौजूद लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जब तक वे तीनों मुख्यालय पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। कार से बाहर निकलकर बूढ़े व्यक्ति ने परिसर की ओर देखा और अपना मुंह चौड़ा कर लिया। उसके पैमाने को देखकर आश्चर्य हुआ। शान ने टिप्पणी की कि पूरी जगह कुछ ज्यादा ही लग रही थी। जियाओयोंग ने दोनों से कहा कि वे कल से थोड़ा आराम करें और उनका मानना है कि सब कुछ बदल जाएगा। जैसे ही दुनिया कट्टर मोड़ में प्रवेश कर गई उसने यही कहा, लेकिन वह हाथ में कॉफी के साथ अपने व्यूइंग डेक के सामने काफी शांत और आरामदायक दिख रहा था। सुबह सबसे पहले शान अभी उठा था और उसने जियाओयोंग को पास में पाया। बहुत समय हो गया था चूंकि उसे बहुत अच्छी नींद आई थी और सुबह की कक्षाएं न होना एक मुक्तिदायक एहसास था, क्योंकि वह पहले ही उठ चुकी थी। यह उसे किले के चारों ओर भ्रमण पर ले जाने का एक उत्कृष्ट समय होगा। वे दादाजी को ले आए और जियाओयांग ने उन्हें उन सुविधाओं के चारों ओर एक भ्रमण कराया जहां सभी दीवारें थीं। कुछ गंभीर प्रबलित कंक्रीट से बने थे। प्रत्येक गेट भारी हथियारों के उपयोग के बिना नहीं गिरता था, क्योंकि वे रिमोट से नियंत्रित होते थे और 3 सेंटीमीटर मोटे ठोस स्टील से बने होते थे। चाहे वे लोग हों या लाशें, किसी भी चीज को बाहर रखना मुश्किल होगा। उन्होंने उन्हें यह भी याद दिलाया कि जियाओयांग की अनुमति के बिना उन तीनों के अलावा किसी को भी किले के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शान ने व्याख्या की कि अन्य जीवित बचे लोगों को छोड़ना जो इस जगह तक पहुंचने में कामयाब रहे, मरे हुए शियाओं के साथ बाहर मरने के लिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस उन्हें आने के लिए आमंत्रित किया। अगले स्थान पर उन्होंने सावधानीपूर्वक समझाया कि सर्वनाश के साथ मानव स्वभाव पहले से भी अधिक अप्रत्याशित हो जाएगा। लोगों के दिलों के अंदर की बुराई कानूनों के बिना बढ़ जाएगी। बड़े दिल और करुणा के कारण उन्हें केवल मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने इसका नेतृत्व किया। उस स्थान को देखने के लिए जिसे उन्होंने बनाया था, यह एक घिरे हुए अपार्टमेंट परिसर जैसा दिखता था जिसके चारों ओर कई शिपिंग कंटेनर बिखरे हुए थे। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि वह आसपास नहीं थे और बचे हुए लोग मदद मांगने आए थे तो उन्हें इस बफर जोन में अस्थायी आश्रय के रूप में रखा जा सकता था। मुख्य किले से अन्य लोगों पर प्रतिबंध की उनकी स्पष्ट अनुमति अभी भी कायम है। बूढ़े व्यक्ति ने सहमति व्यक्त की कि दौरे पर अगला पड़ाव खाद्य भंडारण होगा। वह यह भी बताएंगे कि उनके आपूर्ति स्थान के किन क्षेत्रों को गोदाम में प्रवेश करने वाले अन्य लोगों के लिए राशन दिया जा सकता है। आवश्यक वस्तुओं के ढेर पर ढेर भरे हुए थे। यह एक बेतुके दृश्य की तरह लग रहा था। जियाओयांग ने उन्हें सामान दिखाने के बाद उनकी शत्रुता की स्थिति की जांच करने के इरादे से मन की आंख को सक्रिय करने के इरादे से घुमाया। सौभाग्य से उसने उनके ऊपर खुश चेहरे वाले चेहरे देखे।
सिर यह मान लेना सुरक्षित होना चाहिए कि यह विश्वास का संकेत था, इसलिए उन्होंने अपने स्टोरेज रिंग से अगले शोकेस को जारी रखा और यह समझाते हुए कि इस सर्वनाश में हथियार सबसे महत्वपूर्ण चीज थे, उन्होंने शान को एक क्रॉसबो और बुए व्यक्ति को एक बंदूक सौंपी। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए याद दिलाया कि ये हथियार उनके नियंत्रण में रहें और किसी और के हाथों में न पड़े। ऐसा करना केवल सामान्य ज्ञान था, जब तक कि वे अराजकता नहीं चाहते थे तब तक हथियार सुरक्षा जरूरी थी। जबकि दौरे के बीच में जियाओयोंग को एक नए सिस्टम कार्य के बारे में एक अधिसूचना प्राप्त हुई। शान के साथ पुनर्मिलन के बाद उन्हें जांगची नाम के एक अन्य पूर्व कॉमरेड के साथ पुनर्मिलन का एक और मिशन दिया गया था। यह अधिसूचना जियाओयोंग के लिए काफी चौंकाने वाली थी। जब उन्होंने व्यूइंग डेक से शहर को देखा तो उन्होंने एक तीर देखा जो जांग के स्थान का संकेत दे रहा था। वह पहले से ही उसे खोजने की योजना बना रहा था। पुराने दोस्त थे, इसलिए मिशन पर निकलने से पहले यह एक अच्छा बोनस था। उन्होंने दादा पोती की जोड़ी से कहा कि वे नियमों को याद रखें और उनका उल्लंघन करने के बारे में कभी न सोचें। जब उनसे पूछा गया कि वह कहां जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी कार में प्रवेश किया और जवाब दिया कि वह बाहर जाएंगे। भर्ती करें और टीम बनाएं। जाइंट एरो एक कमरे के अंदर के टीवी बार की ओर इशारा कर रहा था। दोस्तों का एक समूह शराब पी रहा था और कराओके गा रहा था। चांदी के बालों वाली जांगची नशे में धुत होकर एक कमरे से बाहर निकल गई। उसके लड़के अपने मूत्राशय को खाली करने के बाद शौचालय में जाने के लिए निकले। दोनों नशे में धुत होकर बाहर दालान में चले गए। वह बहुत नशे में था। जोंगी गलती से एक लड़की से टकरा गया। यह एक हल्की टक्कर थी, लेकिन लड़की बहुत ज्यादा चिरी हुई लग रही थी। इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रही थी। जंगी ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन लड़कियों ने एस्कॉर्ट ने पूरी बात अच्छी तरह से नहीं ली। जांगची को गुंडा कहकर उसने युवक को अंधाधुंध लात मारी। जांगची पास की दीवार से टकराकर उसकी गांड पर गिर गया और यह काफी दर्दनाक लग रहा था। उसका दोस्त यह जांचने के लिए उसकी तरफ दौड़ा कि क्या वह ठीक है, लेकिन उसने निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया। ऐसा लगता है कि ग्लास के दोस्त के पास अपने दोस्त के लिए खड़े होने के लिए कुछ गेंदें थीं। जो हिंसक ठग पर इतना आक्रामक व्यवहार करने के लिए चिल्ला रहा था कि उसे लोगों के साथ विशेष रूप से अपनी लड़की के सामने बात करने की आदत नहीं थी। ठग क्रोधित था। उसने कॉलर से अपने दोस्त को ग्लास उठा लिया और स्थिति को बढ़ता देख वह कमीना काफी मजबूत था। जोंगी ने वापस उठने की पूरी कोशिश की और स्वीकार किया कि उसकी गलती थी। उसने ठग से उसके दोस्त को न मारने की विनती की। सौभाग्य से केटीवी स्टाफ का एक सदस्य पास में घूम रहा था। वह पेट के फ्लू से उबरने के लिए विलाप कर रहा था और तुरंत सर्दी लग गई, लेकिन हंगामे ने उनका ध्यान खींचा। ऐसा लग रहा था कि इस बार में झगड़े काफी आम थे, क्योंकि नशे में धुत लोग अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकते थे। स्टैफोर्ड ने लड़ाई को रोकने और दोनों पक्षों को शांत होने के लिए कहने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। जब ठग पीछे मुड़ा तो उसे रोका जाना बुरा लग रहा था। उसने इसे अपमान के रूप में लिया, क्योंकि केटीवी का मालिक भी उसके कपड़ों को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वीर कर्मचारी अब ठग के गुस्से का निशाना बन गया था, इसलिए उसने चुपचाप जंगची और उसके दोस्त को जल्दी करने का इशारा किया। उठो और चले जाओ कमीने। ठग ने मांग की कि बार मालिक तुरंत बाहर आ जाए या वह जगह बंद कर देगा। श्रीमान कर्मचारी ने तनाव कम करने की कोशिश की, लेकिन यह अप्रभावी लग रहा था, क्योंकि कॉलेज के लड़के कराओके रूम 3090 में वापस भाग गए। दोनों ऐसे गुस्से जैसे कि वे अंदर आ रहे हो। एक जंगली जानवर द्वारा पीछा किए जाने पर उनके अन्य दोस्त स्वाभाविक रूप से उत्सुक थे कि क्या हो रहा था और वे इतनी उन्मत्त भीड़ में क्यों थे। वे मूल रूप से एक नशे में धुत ठग से टकराए जिसने उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटने की धमकी दी। वे भाग्यशाली थे कि कर्मचारियों में से एक था तेज तर्रार और इतने दयालु कि हंगामा शांत हो गया। उनके एक दोस्त ने खड़े होकर उनसे कहा कि उन्हें लड़ना चाहिए था, क्योंकि उनके मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वह जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने विभाग के अन्य लोगों को बुलाना चाहता था ताकि जोंगी ऐसा न कर सके। इसलिए जब उनके पास ग्रेजुएशन पूरा होने में 1 साल से भी कम का समय बचा हो तो सख्त अभिनय करना और परेशानी की तलाश करना एक बेवकूफी भरा कदम होगा। उन्हें बस गाना, नाचना और जश्न मनाते रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन परेशानी उनके साथ नशे में धुत ठग के रूप में उन्हें ढूंढती रही। पूरे समूह को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कमरा 3090 खोजने के लिए सर्वर पर काम किया हो। लड़कों को स्वाभाविक रूप से आश्चर्य हुआ कि अज्ञात कठोर लोगों का एक समूह अभी अभी नशे में धुत होकर अंदर आया था। ठग ने सर्वर को एक चिथड़े गुड़िया की तरफ फेंक दिया और जुंगची और उसके दोस्तों की ओर इशारा किया, जो अपने लड़कों को बता रहे थे हर किसी को पकड़ो। कॉलेज के लड़कों ने हिंसा बढ़ने के डर से विरोध करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। पिटे हुए सर्वर के भाग्य को देखकर वे कांप गए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सख्त आदमी ने ठगों को ताना मारा। उन्हें एक फोन करने की हिम्मत दी, जो छीन लिया। व्हिस्की की बोतल के नशे में धुत ठगों ने उस सख्त आदमी को बात करने से रोक दिया। उसने ऐसा करते हुए अपने हाथ में पकड़ी पूरी बोतल को उस सख्त आदमी के सिर पर दे मारा। सख्त आदमी चेनचोंग का खून और व्हिस्की मिश्रित होकर फर्श पर बह गया, जिससे केटीवी के बाहर जांगची को चिंता हुई। बार में एक परिचित कार प्रवेश द्वार तक आ ही गई थी। जेंग जियाओयोंग पहली सर्वनाश से अपने पुराने दोस्तों में से एक को देखने के विचार से उत्साहित होकर मुस्कुराहट के साथ अपनी कार से बाहर आया। वह इस बात से चकित था कि केटीवी एक कॉलेज के छात्र संस्करण के लिए कैसा था। जांगची के शीर्ष कर्मचारियों के मार्गदर्शन में उन्होंने परिसर में प्रवेश किया। यहाँ तक कि जब उन्हें पहली बार दुनिया के भयानक अंत का सामना करना पड़ा, तब भी जांगची हमेशा उस प्रकार का व्यक्ति था जिसके पास अभी भी गाने का दिल था।